हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है टीजीटी की योग्यता को लेकर और एलटी की योग्यता को लेकर। तो आज सबसे पहले मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको बता दूं कि टीजीटी जीव विज्ञान की योग्यता क्या है। तो यहाँ पर हम दो भर्तियों की बात कर रहे हैं, टीजीटी और एलटी। तो पहले हम देख लेते हैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की बात की जाए तो टीजीटी के लिए कम से कम संबंधित विषय में स्नातक तथा बीएड अनिवार्य है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ ही आपकी बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ही मेन जो आपकी क्वालिफिकेशन है टीजीटी और एलटी में यही है। परंतु जीव विज्ञान को लेके लोग काफ़ी असमंजस में रहते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है जूलॉजी और बॉटनी के साथ। बायो यानी कि जूलॉजी में बायो के साथ यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के साथ अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टीजीटी या एलटी का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने 2 साल तो उनके पास ये कॉम्बो रहा और फाइनल ईयर में उनके पास था केमिस्ट्री और जूलॉजी या केमिस्ट्री या बॉटनी, तो वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आज हम स्पष्ट कर देते हैं कि टीजीटी जीव विज्ञान के लिए बीएससी के 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक टीजीटी जीव विज्ञान के लिए बीएससी के 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान पढ़ा हो, वही इस पद के लिए योग्य है। यानी कि अगर आपने 2 साल तक भी जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। पर एलटी के लिए मैंने कहीं पे ऐसे एलटी के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया, पर यही मिला सिर्फ कि संबंधित विषय में स्नातक तथा बीएड अनिवार्य है। आप एलटी की तैयारी करती रहिए, अगर यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाता तो आपकी तैयारी टीजीटी की तो हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनका सिलेबस देखा है वो काफ़ी हद तक सेम है, वो सेम ही है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको टीजीटी की तरह इसमें भी कुछ छूट मिल जाए, 2 वर्षों वाली ऐसे ही कोई छूट मिल जाए। और इसके अलावा आपको टीजीटी की तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि इन दोनों का बेस एक ही है। अगर हम सिलेबस देख के तैयारी करें तो हमारा मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये एलटी का सिलेबस है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा और द्विपद नाम पद्धति। ये मैंने अपनी वीडियो में फर्स्ट टॉपिक कवर करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है 2 निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण। इसके अंतर्गत है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा तथा कोर्डेटा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ढंग से तैयारी कर लेंगे एलटी की तो आपके लिए ये टीजीटी के लिए भी अच्छा होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र। और प्रोटोजोआ में जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, यहाँ पे भी प्लाज्मोडियम ही पढ़ना है हमें, पैरामीशियम पढ़ना है और यूग्लिना। तो यहाँ पे भी हमें यूग्लिना ही पढ़ना है, यानी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमें 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। इसके अलावा हमें प्रोटोजोआ में पढ़ना है इनसे होने वाले रोग, इनसे संबंधित रोग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक की साइड लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मुझे पता है कुछ बेसिक न्यू मेंबर जुड़े हैं जो मेरे ऊपर भरोसा किए बैठे हैं कि मैं उन्हें शुरू से लेकर पढ़ाऊँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्टली हम क्या होता है बायोलॉजी में किंगडम यानी कि जगत। और जगत बटा हुआ है सबसे पहले मोटे मोटे 2 पार्ट्स में, जूलॉजी और बॉटनी में। ये हमें पता ही है कि जूलॉजी में आते हैं सभी एनिमल्स, तो इसलिए इसको एनिमल किंगडम बोलते हैं, और बॉटनी में आते हैं सभी प्लांट। इसके बाद स्टोरर तथा यूसिंजर ने 1975 में जीवों को 2 श्रेणी में बांटा, फर्स्ट में प्रोटोजोआ और दूसरी में मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में उसमें सभी एक कोष के जीवों को रखा जो कि सभी प्रारंभिक जीव थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे अपने जीव, सभी जीव अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, यानी कि वे सभी अल्प विकसित थे, प्रारंभिक जीव थे। उसके अलावा सभी जो विकसित जीव थे, जो बहुकोष के जीव थे, उनको मेटाजोआ में डिवाइड किया। अब एक कोष के जीव लोकोमोशन के आधार पर यानी कि गति के आधार पर दोबारा से 4 भागों में डिवाइड हुए। तो इसमें जो फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, वो फ्लैजिला की सहायता से गमन करता है। नेक्स्ट है सार्कोडीना, ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड यानी कि जो इसके जैसे कि आपने अमीबा देखा होगा उसमें कूटपात बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो उसमें अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ, तो उसके आधार पर ही वो चलन करते हैं, उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, चलन करते हैं। तो ये है सार्कोडीना। इस प्रकार के जीव जिनमें उनका
अंदर का फ्लूइड ही चलने में सहायक होता है, वो होते हैं सार्कोडीना के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। इसमें अंतः परजीवी जीव आते हैं जो शरीर के अंदर निवास करते हैं और इन्हें लोकोमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरफेस के द्वारा, ये सरफेस के द्वारा आंतरिक रूप में चिपक कर ही अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रजनन अंग नहीं होता। इसके अलावा फोर्थ है सिलिएटा। ये सीलिया की सहायता से प्रजनन करते हैं। मेटोजोआ भी दोबारा से डिवाइड किया गया है दो टाइम में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें ये मेरुदंड यानी कि कशेरुकी उपस्थित नहीं होती है, ये प्राणी अकशेरुकी कहलाते हैं, यानी कि इनको नॉन कोर्डेटा भी कहा जाता है। और एक प्राणी होते हैं जिनमें बीच में रीढ़ की हड्डी, जैसे कि मनुष्य में भी हमारे बीच में कमर पे रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, इस टाइप की उपस्थित होती है। वे सभी प्राणी कोर्डेट्स में आते हैं और उनको हिंदी में कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे सभी वे प्राणी जिसमें बीच में मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, जो बीच में कंकाल में रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, वो पाया जाता है। अगर आप अपनी कमर पे बीच में टच करेंगे पीछे हाथ से, तो आपको एक हड्डी दिखाई देगी, वही होता है आपका कशेरुक दंड। तो इसमें आएंगे आपके पीसीज यानी कि सभी मछलियाँ, एम्फीबिया यानी कि सभी उभयचर, रिप्टेलिया यानी कि सभी सरीसृप, एवीज यानी कि पक्षी, और मिमेलिया यानी कि स्तनधारी।